हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं और आप मिलकर कुछ बेहतर कर सकने में सक्षम होंगे, आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा था, जिसमें से एक क्वेश्चन जो लास्ट में यानी क्वेश्चन नंबर 5 था वो बच गया था। वो क्वेश्चन हम आज इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं और फिर आगे इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m या 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन यहाँ पर इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो इस रूप में या इस रूप में या इस रूप में होता है। ये चीज यहाँ पर हमको दिखानी है, दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, माना ए कोई एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं यहाँ 9। ठीक है, तो a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल्स टू कितना, b बराबर कितना है 9 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होता है, a इक्वल्स टू यानी a बराबर b, b यहाँ पे 9 है, q और प्लस कितना r। ठीक है, आई थिंक अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम पिछले 3 लेक्चर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो a बराबर होता है 9q धन r, यानी a इक्वल्स टू 9q प्लस r, जहाँ एक कंडीशन होती है कि r जो होता है वो 0 से बड़ा या फिर b यानी 9 से छोटा होगा। ठीक है, अब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए यानी इस शर्त के अनुसार r का जो मान होगा वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या फिर 8। 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 से छोटा है ना। तो 9 हो नहीं सकता क्योंकि 9 से छोटा है। तो r जो होगा हमारा वो या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर या फिर 9 से छोटा, तो यही r होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सभी r के लिए धनात्मक पूर्णांक a का मान लिखते हैं और फिर एक एक करके उनके घन को इस रूप में बदलते चले जाते हैं। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले जब r बराबर 0 तब a बराबर कितना होगा 9q, है ना। और इसका घन क्या हो जाएगा, यानी a क्यूब क्या हो जाएगा, घन का मतलब घात 3, ये हो जाएगा 9q और पूरे की घात कितना 3। अब 9q पूरे की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम एक 9 को बाहर करते हैं तो अंदर 9 की घात 2 बचेगा। अगर हम एक 9 को बाहर कर लें तो अंदर क्या बचेगा 9 की घात 2, और 9 की घात 2 का मान 9 की घात 2 का मान सबको पता है 81 होता है, और यहाँ पर q की घात 3 ही रह जाएगा। ये 9 हमने इसलिए बाहर किया हुआ क्योंकि हमको इस रूप में बदल कर दिखाना है 9। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रतीक के रूप में ये जो चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये चीज, ये इतनी चीज, इसको प्रतीक के रूप में हम क्या मानते हैं, माना ये इतना यम है प्रतीक के रूप में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9m। अब देखिए, जब r a है तब धनात्मक पूर्णांक 9q के रूप का मिलता है, और जब धनात्मक पूर्णांक 9q के रूप का मिलता है तो उसका घन जो है वो 9m के रूप का मिलता है, जहां m जो है वो क्या है 81 q की घात 3 है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये m प्रतीक के रूप में है ताकि इस रूप में जो क्वेश्चन में दिया गया उस रूप में हम इसको बदल पाए। ठीक है, अब दूसरे के लिए करते हैं। जब r जो है वो 1 है, उस कंडीशन में a बराबर कितना हो जाएगा 9q प्लस 1, 9q प्लस 1, और इस कंडीशन में जब हम इसका घन करेंगे तो ये हो जाएगा 9q प्लस 1 पूरे की घात कितना 3।
अब इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पर करके आपको दिखाता हूँ। इसमें हम हमारी जो सर्वसमीका होती है a प्लस बी पूरे की घात 3, वो चीज यहाँ पर अप्लाई किया गया। ठीक है, वो कैसे आप सबको पता है, a प्लस बी पूरे की घात 3 का मान जो होता है वो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। आप सोचोगे ये कैसे होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो मैंने क्या किया, जो ब्रैकेट में a प्लस बी था उसका 3ab से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर हो गया, और जब b से मल्टीप्लाई किया तो 3ab इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया। अब हम a के प्लेस पर हमारा कितना है 9q, और b के प्लेस पर कितना है 1, ये दोनों चीज रखकर यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 9q क्यूब प्लस 1q प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर कितना होगा 81q स्क्वायर, और b कितना है 1 है, और फिर प्लस 3a कितना है 9q और b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, b हमारा 1 था, कंपेयर करके a और b यहाँ से। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 9 क्यूब की वैल्यू 729 होती है, यानी यहाँ 729 क्यू क्यूब, क्यूब क्यूब का मतलब क्यूब की घात 3 प्लस 1 का घन यानी 1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 243 आ जाएगा, और यहाँ क्यू स्क्वायर और 1 से गुणा होगा तो यही रह जाएगा, और फिर 9 3 27 क्यू, और 1 से 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी यहाँ 1 ही रह जाएगा। तो ये मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, घातों का जो इस तरीके से है उसको अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा 729 क्यू की घात 3, और फिर उसके बाद प्लस 243 क्यू स्क्वायर, उसके बाद प्लस 27 क्यू, और उसके बाद प्लस कितना 1। ये घातों की अवरोही क्रम है। ठीक है, अवरोही आप जानते हो घटते हुए क्रम, इस तरीके से। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से 9 को बाहर कर लेते हैं, इतने में, केवल इतने में, इतने में, क्योंकि यहाँ 9 तो है नहीं। तो 9 को जब बाहर करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज हम बाहर करते हैं उससे अंदर की हर एक संख्या में क्या होता है, भाग होता है। तो जब 9 से 729 को हम भाग देंगे तो कितना बचेगा 81 बचेगा, और क्यू की घात 3 तो वैसे ही रह जाएगा। और उसके बाद 243 को जब भाग देंगे तो कितना बचेगा 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 27 बचेगा, क्यू की घात 2, और 9 से 27 में भाग करेंगे तो 3 बचेगा, और प्लस कितना 1। अब फिर से अगर हम इतने को प्रतीक के रूप में यम माने, ये इतना, ये जो चीज यहाँ लिखा हुआ है इसको अगर हम प्रतीक के रूप में यम माने, यानी ये इतनी चीज अगर हम प्रतीक के रूप में यम माने तो ये क्या हो जाएगा 9, और फिर ये पूरा यम हो गया यानी 9 यम, और प्लस कितना 1। अब आप देखिए, यानी जब r बराबर 1 है तो उस कंडीशन में जो हमारा धनात्मक पूर्णांक था वो 9 क्यूब प्लस 1 हुआ, और जब हमने उसका घन किया तो इस तरीके से वो हमको 9 यम प्लस कितना मिला 1 मिला। ये इतना प्रतीक के रूप में। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि ये यम और ये यम इसको हम इक्वल नहीं मानेंगे, ये यम प्रतीक के रूप में है। जो जब धनात्मक पूर्णांक हमारा ये था उस कंडीशन में अगर हमने इसको इस तरीके से माना तो यम की वैल्यू ये है 81 क्यूब, और जब हमने धनात्मक पूर्णांक हमारा इस रूप में यानी 9 क्यूब प्लस 1 के रूप में आया तो उस कंडीशन में उसका घन जो है वो इस रूप में है, तो यहाँ यम जो है वो उसकी वैल्यू पूरा ये इतना बड़ा जो है वो है। ठीक है, अब अगली चीज, जब r की वैल्यू 2 है उस कंडीशन में तब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 9 क्यूब प्लस कितना 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 9 क्यूब प्लस कितना 2, किस इस कंडीशन में a बराबर 9 क्यूब प्लस 2 है। अब जब हम यहाँ पे इसका घन करेंगे, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यानी जब हम इसका घन करेंगे a क्यूब, उस कंडीशन में ये क्या मिलेगा 9 क्यूब प्लस कितना 2 और पूरे की घात कितना 3। अब हम जब इसको इस कंडीशन में लिखकर यहाँ पे लिखकर हम इसका मान निकालेंगे यानी प्रसारित करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 1 जहाँ है वहाँ 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 3 यानी 8, और ये हमारा दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा यानी 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और ये
27 पहले से था, 4 से गुणा हो जाएगा तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 2 10 108, ये चीज मिलेगा। अब हम इसको अभी सही से करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 729 क्यू की घात 3 प्लस 486 क्यू की घात 2 प्लस 108 क्यू और प्लस कितना 8। अब इतने में हम फिर से क्या करते हैं, 9 बाहर करते हैं क्योंकि हमको 9 ही चाहिए। 9 को जैसे ही बाहर करेंगे अंदर भाग होगा, यही हो जाएगा 81 क्यू की घात 3 और इससे जब हम भाग करेंगे तो 9 बचे 45, 3 36 और 9 चौक 36, 54 क्यू की घात 2 और फिर 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 12 क्यू और प्लस कितना 8। फिर से अगर हम प्रतीक के रूप में इसको यम माने ये इतना, तो ये क्या हो जाएगा 9 यम प्लस कितना 8। ये अगर हम प्रतीक के रूप में यम माने तो 9 यम प्लस कितना 8। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करते हैं तो वो या तो 9 यम के रूप का मिलेगा या 9 यम प्लस 1 के रूप का या फिर 9 यम प्लस 8 के रूप का। 3 4 5 6 रखने के बाद हमको कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन हमको केवल सिद्ध क्या करना था कि घन जो होता है वो 9 यम या 9 यम प्लस 1 या फिर 9 यम प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, सीरियल वाइज आर की वैल्यू रखकर r इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 2, तो हमको केवल 3 चीज प्रूव करना था तो हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया सिद्ध, ये हो गया सिद्ध। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब हम इसके आगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ते हैं। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसमें क्या होता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त का मतलब गुणनखंड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुणनखंडन, गुणनखंडन किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या, भाज्य यानी कि वो संख्या है जिसकी 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, वो भाज्य होते हैं। संख्या को अभाज्य, अभाज्य का मतलब एक ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से डिवाइड होती है और या फिर 1 से, इसका मतलब इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है।
अद्वितीय का मतलब अपने जैसा अकेला, ठीक है। तो गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है, इसका मतलब ये है। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक संख्या 45 है और ये भाज्य संख्या है, क्योंकि 45 का 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ये 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 45 से भी कटता है। तो अगर हम इसका गुणनखंड करें, और हम सबको गुणनखंड करना तो आता है, वो भी अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हम 3 से इसको काटते हैं। तो 3 कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15 और फिर 5 एकम कितना 5। अब हम 45 का जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे क्या लिखेंगे 5, ठीक है। यही चीज जो 3 गुणे 3 गुणे 5 है, हम इसको अगर इस तरीके से लिख दें 3 गुणे 5 गुणे 3, या फिर इसी को हम लिख दें 5 गुणे 3 गुणे 3, तो हम सबको पता है कि गुणा में क्रम जो होता है उसका कोई महत्व नहीं होता। किसी भी संख्या को किसी भी क्रम में रखकर गुणा करने पर उसका जो गुणनफल होता है वो एक ही चीज आती है। जैसे यहाँ 3 गुणे 5 की वैल्यू भी 45 होगी, 3 गुणे 5 गुणे 3 की वैल्यू भी 45 होगी, और 5 गुणे 3 का मान भी कितना होगा 45 होगा। लेकिन ये इनके लिखने का तरीका तो सब अलग है ना। आप देखिए इसमें 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी कि इस क्रम पर अगर ध्यान ना दें, इस क्रम की गिनती हम इसमें ना करें कि ये अलग अलग हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में 45 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इनके अलावा कोई दूसरा विकल्प हमको इसके गुणनखंड के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अद्वितीय, क्रम के बिना अद्वितीय। अगर हम क्रम पर ध्यान ना दें, यानी इसको जो लिखने का तरीका है ये सब अगर एक ही है, तो फिर इस कंडीशन में ये क्या होता है अद्वितीय होता है। आई थिंक आपको अद्वितीय ये जो नीचे लिखी हुई लाइन है उसका मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्रम के बिना क्या होता है अद्वितीय होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रयोग क्या कहाँ कहाँ करते हैं। यानी ये जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है इसका अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग जो है वो वही है संख्याओं का मासा, यानी कि एचसीएफ, या लासा यानी कि एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के ये जो लिखा हुआ है गुणनखंडन तो हम पहले से भी जानते हैं। बस क्या है कि ये जो क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें हम जो थ्योरम है यानी जो प्रमेय है उसके नाम के आधार पर हम इसको पढ़ रहे हैं। बाकी ये सारी चीजें करना तो हम पहले से भी जानते हैं, लासा मासा निकालना भी पहले से ही जानते हैं, गुणनखंड करना भी पहले से ही जानते हैं। इसके पहले जो यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन था वो भी, उसमें भी हम भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल यही तो करते थे। बस उसको क्या है कि एक थ्योरम में नाम देकर उसको हम फिर उसके आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पहले भी जानते हैं। तो अनुप्रयोग क्या होता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का, तो सबसे पहला अनुप्रयोग है संख्याओं का मासा और लासा निकालने में, ठीक है। अब यहाँ मैं स्टार करके कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा, सवालों में हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं दी गई संख्या का मासा, यानी जो संख्याएं हमको दी जाएंगी मासा निकालने के लिए, ठीक है। दी गई संख्याओं का मासा दी गई संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा बराबर अभाज्य, ये जो गुणनखंड होते हैं गुणनखंड, तो जो अभाज्य गुणनखंड हमको मिलते हैं उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, यानी कि अभाज्य उभयनिष्ठ यहाँ पे लिखता हूँ उभयनिष्ठ या कुछ इस तरीके से संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य या उभयनिष्ठ
कुछ इस तरीके से लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। संख्याओं में प्रत्येक सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात वाले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, यानी संख्याओं में जो संख्याएं यहाँ पर दी होंगी, चाहे वो 2 होगी चाहे 2 से ज्यादा होंगी, उन संख्याओं में प्रत्येक जो सबसे छोटी घात वाले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे उनका अगर हम गुणनखंड कर दें तो हमको क्या, गुणनफल अगर निकाल लें तो हमको क्या मिलेगा, दी गई संख्याओं का मासा। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी अभी सॉल्व करके देखेंगे, पर पहले हम क्या करते हैं, ये जो तरीके हैं उस तरीके को पहले यहाँ लिखकर और फिर उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे, फिर इन्हीं तरीकों पर हम सवाल भी हल करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टार करके लिखता हूं, दी गई संख्याओं का लासा, दी गई संख्याओं का लासा। इस कंडीशन में क्या होगा, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक बड़ी, सबसे बड़ी, प्रत्येक सबसे बड़ी घात वाले गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों का, अभाज्य होंगे वो, तो अभाज्य गुणनखंडों का हम पूरा सही से लिखते हैं ताकि सही से याद करें। अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, यानी कि जो दी गई संख्याओं का लासा अगर हमको निकालना है तो वो संख्याओं में संबद्ध, संबद्ध का मतलब होता है उसमें लिखी हुई, क्योंकि यहाँ उभयनिष्ठ नहीं लिखा हुआ, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ संबद्ध लिखा हुआ। अभी मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा। तो संबद्ध प्रत्येक सबसे बड़ी घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। एक चीज और हम यहाँ याद करेंगे, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, a और b के लिए HCF a, b, यानी a और b का जो HCF है और LCM a, b, और जो a और b का LCM है, इसका गुणनफल जो होता है वो उन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी a और b का जो मासा है और a और b का जो लासा है उनका गुणनफल उन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमने सीखा और उसके अनुप्रयोग में हमने देखा कि यह संख्याओं का मासा और लासा निकालना है, ये पहला तरीका है, मतलब ये पहला अनुप्रयोग है। और फिर यहाँ पर कुछ चीजें हमने लिखी है जो एक तरीके से मतलब फार्मूले के तौर पे ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दी गई संख्याओं का मासा जो होता है वो संख्याओं में प्रत्येक सबसे छोटी घात वाले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है, और दी गई संख्याओं का लासा जो होता है वो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक सबसे बड़ी घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का क्या होता है, गुणनफल। और किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए जो HCF होता है उन दोनों का और जो LCM होता है उन्हीं दोनों संख्याओं का, उनका गुणनफल जो होता है वो उनके, यानी जो धनात्मक पूर्णांक है उनके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये जो इस वीडियो में हमने क्या देखा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और उसका अनुप्रयोग किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, ठीक, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा। तब तक आप इन सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हो उसमें हम अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। हैव अ गुड डे, धन्यवाद।